गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है। अधिकतम घात का मतलब होता है, यहाँ लिख दिया मैंने 5x प्लस वाई बराबर 0। यहाँ y पर अधिकतम घात कितनी? 1 ही है, और यहाँ x पर अधिकतम घात भी 1 है। तो ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। और रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है आपके ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये होता है रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। अब जहाँ पर x y जो होगा वो चर राशि होगी, a b और c जो होगा वो आपके अचर राशि होगी। यानी रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। और रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। और हमारे कोर्स में है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी उसमें चर राशियां 2 होती है। तो मैं लिख रहा हूं दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। क्योंकि हमारे कोर्स में दो चर वाले रैखिक समीकरण है, और रैखिक समीकरण कहते किसे है कि ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। ये रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। और हमारे कोर्स में है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब चर राशि कितनी हो जाएगी? उसमें 2 हो जाएगी। अब मैं इसी सूत्र से मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण व्युत्पन्न कर रहा हूं। कैसे होगा इधर देखना, क्योंकि हमारे पास रैखिक समीकरण का व्यापक रूप था ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये हो गया पहला चर रैखिक समीकरण। दूसरा समीकरण हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये जो होता है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। अब रैखिक समीकरण का व्यापक रूप सिर्फ ये था आपके ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब आपके पास है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो व्यापक रूप हो जाएगा इसका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जगह जगह आपको ये दोनों समीकरण काम आएगी। अब यहाँ से मैं आपको पूछूं a1 का मान क्या होगा, b1 क्या होगा, c1 क्या होगा, a2 क्या होगा, b2 क्या होगा और c2 क्या होगा। अब यहाँ पर जो x का गुणांक होगा वो a1 होगा, y का जो गुणांक होगा वो b1 होगा, c1 जो होगी वो अचर राशि होगी। इसी तरह दूसरे समीकरण में भी इस x का जो गुणांक होगा वो a2 का मान होगा, y का जो मान होगा, y का जो गुणांक होगा वो b2 होगा, और c2 अचर राशि होगी। अब कैसे निकालेंगे ये मान? जैसे कहीं पर समीकरण दे रखा होगा 5x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, 2x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0। ये आपके पास समीकरण है। आपको मैं पूछूं यहाँ से a1 का मान क्या होगा, तो इस x का जो गुणांक होगा वो a1 होगा। यहाँ से अगर मैं पूछूं b1 का मान क्या होगा, तो यहाँ से जो y का गुणांक होगा वो b1 होगा। अगर यहाँ से पूछूं c1 क्या होगा, तो c1 आपकी अचर राशि होगी। इसी तरह a2 का मान 2, b2 का मान 4, c2 का मान 7। ये इसी तरह आप मान ज्ञात कर सकते हो। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक जो रूप होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये होता है रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। अब जहाँ पर x y के जो अगर मैं मानों को संतुष्ट कर दूं इस समीकरण में, संतुष्ट करने पर जो मुझे मान प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं युगपत समीकरण। क्या कहते हैं? युगपत समीकरण, या फिर रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है।
हमारे कोर्स में 3 तरह के ग्राफ आएंगे। अब 3 तरह के ग्राफ कैसे बनेंगे वो तीनों तरह के मैं बता देता हूँ। पहला जो ये होगा y अक्ष, ये है x अक्ष। पहला जब ग्राफ होता है वो आपके ऐसा आ सकता है, जो दोनों ग्राफ की लाइनर होगी, रेखाएं होगी, वो एक ही रेखा पर स्थित होगी। एक इस तरह से ग्राफ पूछा जा सकता है। एक ग्राफ ऐसा आएगा। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है ग्राफ एग्जाम में आने की, ये y अक्ष, ये x अक्ष, यहाँ पर 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी कर सकती है कोई बिंदु पर, निश्चित बिंदु पर। तो दूसरा प्रकार का ग्राफ ऐसा आएगा। तीसरा जो ग्राफ आपके आता है बोर्ड के अंदर वो आएगा, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। आपके दोनों जो रेखाएं प्राप्त होगी वो एक दूसरे के समांतर प्राप्त हो सकती है। तो बोर्ड के अंदर ये 3 तरह के ग्राफ आएंगे और सबसे ज़्यादा जो बोर्ड ग्राफ पूछता है वो ये पूछता है जहाँ पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी प्राप्त होती है, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी प्राप्त होती है उस समय रेखाओं का जो युग्म होता है वो संगत होता है और रेखाएं जो प्राप्त होती है वो प्रतिच्छेदी प्राप्त होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 99% हर बार बोर्ड में क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। ये होता है अद्वितीय हल। अब मैं लिखवा रहा हूँ अद्वितीय हल क्या होता है, उस कंडीशन में रेखाएं कैसी क्या प्राप्त होगी, उस कंडीशन में युग्म कैसा प्राप्त होगा। तो पहला जो पॉइंट है वो होता है, यदि a1 अपॉन a2 का जो मान होगा वो b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं होता है। यदि a1 बट्टा a2 का मान b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं होगा, उस कंडीशन में जो समीकरण का युग्म होगा वो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। और जब ग्राफ आप बनाओगे तो उसकी रेखाएं जो प्राप्त होगी वो हमेशा प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। ये आपकी स्थिति रहेगी। संगत समीकरण प्राप्त होगा, रेखाओं का हल अद्वितीय होगा और ग्राफ बनाओगे तो रेखाएं प्रतिच्छेदी प्राप्त होगी। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है एक रेखा दूसरी रेखा को काट देगी। दूसरी कंडीशन ग्राफ की a1 बट्टा a2 का मान बराबर होगा b1 बट्टा b2 के, और b1 बट्टा b2 का जो मान होगा वो बराबर नहीं होगा c1 बट्टा c2 के। सेकंड कंडीशन में बोर्ड में ये ग्राफ पूछ सकता है, जब a1 बट्टा a2 का मान b1 बट्टा b2 के बराबर हो और b1 बट्टा b2 का जो मान होगा वो c1 बट्टा c2 के बराबर नहीं हो, उस समय जो रेखाओं का हल होगा वो आपका कोई हल नहीं होगा, रेखाओं का कोई हल नहीं होगा। और जब आप उसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ के अंदर रेखाएं समांतर प्राप्त होगी, तो समांतर रेखाएं प्राप्त होगी आपके इसमें। तीसरी कंडीशन हमारे पास एक बचेगी, जब यदि a1 बट्टा a2 का मान b1 बट्टा b2 के बराबर हो और b1 बट्टा b2 का भी मान जो है वो c1 बट्टा c2 के भी बराबर हो, यानी जब तीनों का मान बराबर होगा उस समय जो हल होगा वो आपके अनेक प्रकार के हल प्राप्त होंगे। अनेक प्रकार के हल, या इसे दूसरा नाम असीमित हल भी कहा जाता है, यानी असीमित हल प्राप्त हो सकता है। और जब ग्राफ बनाओगे और इसकी जो रेखाएं प्राप्त होती है वो समपाती रेखाएं प्राप्त होगी। समपाती का मतलब होता है जब दोनों ग्राफ की रेखाएं होगी वो एक ही निश्चित बिंदु पर, एक ही लाइन पर स्थित होगी, उसे कहते हैं समपाती रेखाएं। तो ये तीनों प्रकार के ग्राफ है यहाँ पे, और तीनों ग्राफ की कंडीशन। तो वापस शुरू से मैं रिवीजन कर रहा हूँ। रेखिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है उसे रेखिक समीकरण कहा जाता है। रेखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो आपके होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये होता है रेखिक समीकरण का व्यापक रूप। उसके बाद दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0
और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। अब ग्राफ तीन तरह के बनते हैं कोर्स में आपके, कि जब यदि हम a1 बटा a2 का मान जो होगा वो b1 बटा b2 के बराबर नहीं होगा, उस कंडीशन में हल जो होगा वो अद्वितीय होगा। और जब ग्राफ बनाओगे और ग्राफ के अंदर रेखाएं प्रतिच्छेदी प्राप्त होगी। सेकंड कंडीशन, a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के तो बराबर होना चाहिए, और b1 बटा b2 का जो मान आएगा वो c1 बटा c2 के बराबर नहीं होगा। उस समय रेखाओं का कोई हल प्राप्त नहीं होता है। और जब ग्राफ बनाते हो तो रेखाएं जब प्राप्त होती है वो समांतर रेखाएं प्राप्त होती है। तीसरी कंडीशन, यदि a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर हो और b1 बटा b2 का मान जो होगा वो c1 बटा c2 के भी बराबर हो, यानी तीनों का मान बराबर आएगा, उस समय जो ग्राफ हल होगा वो अनेक प्रकार का हल होगा या असीमित हल होगा। और उसके जब ग्राफ बनाओगे तो रेखाएं समपाती प्राप्त होगी। ये आपकी कंडीशन थी। अब युग्म कैसा होगा वो बता रहा हूं। इसका हल अद्वितीय हल होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। जो युग्म होगा वो संगत होगा, यानी संगत समीकरण होगा। अब संगत समीकरण भी बताऊंगा क्या होता है। और यदि जब रेखाओं का कोई हल प्राप्त नहीं होता है और जब युग्म होता है वो असंगत समीकरण होता है। और रेखाओं का जब अनेक प्रकार का हल प्राप्त होगा या असीमित हल प्राप्त होगा, उसका जो युग्म होता है वो संगत समीकरण होता है। तो ये आपके तीनों तरह के थे, तीनों कंडीशन। जब अद्वितीय हल होता है तो रेखाओं का युग्म संगत समीकरण होगा। कोई हल प्राप्त नहीं होता है उस समय असंगत समीकरण होगा। और अनेक प्रकार के हल होता है उस समय युग्म कैसा होता है, संगत। यानी जब हल अद्वितीय और अनेक प्रकार के हल दोनों प्राप्त होने की शर्त अगर संतुष्ट हो जाए तो समीकरण कैसा होगा, दोनों में संगत। और जब रेखाओं का कोई हल प्राप्त नहीं होता है उस समय समीकरण होता है असंगत। तो ये तीनों कंडीशन ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए ये रहेगा। और हर बार अभी तक सबसे ज़्यादा अद्वितीय हल ही पूछा जाता है। तो सवाल आएगा अभी 4.1 में कि समीकरण आपको दे रखी होगी, आपको बताना है वो समीकरण संगत है या असंगत। अब संगत कब होगा, जब a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर नहीं होगा, उस समय समीकरण होगा संगत। उस समय भी हो सकता है जब a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर हो और b1 बटा b2 का मान c1 बटा c2 के भी बराबर हो, तब भी समीकरण संगत हो सकता है। असंगत खाली कब होगा, सिर्फ जब a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर होगा और b1 बटा b2 का जब मान होगा वो c1 बटा c2 के बराबर नहीं होगा। उस समय रेखाओं का कोई हल प्राप्त नहीं होता है। ग्राफ बनाने पर जो रेखाएं प्राप्त होती है वो समांतर रेखा प्राप्त होती है, और जो युग्म होता है वो असंगत समीकरण कहलाता है। ये थी आपकी बेसिक जानकारी। शुरू करते हैं हम 4.1। सवाल दे रखा आपको कि निम्न रैखिक समीकरण दे रखे युग्म संगत है या असंगत। आपको ये समीकरण दे रखा है और आपको बताना जो ये समीकरण है वो संगत समीकरण है या असंगत। तो सबसे पहले आपको लिखना कैसे है, पहला समीकरण लेना आपको 2x माइनस 3y बराबर 8। ये समीकरण 1 दे रखा है। तो यहां से मैं समीकरण की जांच करनी है हमें, समीकरण संगत है या असंगत। संगत कब होगा, जब a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर नहीं होगा और हल जो होगा वो अद्वितीय होगा। उस कंडीशन में ये समीकरण संगत हो सकती है। और a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर होगा और b1 बटा b2 का जो मान है वो भी c1 बटा c2 के बराबर होगा। यानी जब तीनों का मान जो होगा बराबर होगा, उस कंडीशन में भी समीकरण संगत होगा। असंगत कब होगा, जब a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर होगा और b1 बटा b2 का मान जो होगा वो c1 बटा c2 के बराबर नहीं होगा। उस कंडीशन में समीकरण असंगत होगा। अब हमें इसकी जांच करनी है कि ये समीकरण जो दे रखे हैं वो संगत है या असंगत। यहां से मैं आपको बता सकता हूं कि इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा, तो ये भी बताता हूं मैं आपको। तो पहला समीकरण दे रखा 2x माइनस 3y बराबर 8।
तो अगर मैं इस 8 को बराबर के इधर लेके आता हूं तो ये प्लस का 8 है, इधर लाने पर माइनस का हो जाएगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 2x माइनस 3y, ये प्लस के 8 है, इधर लेके आए तो माइनस के 8 बराबर 0। इसे दे दो हम समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत यहां तक? सेकंड समीकरण है आपके पास 4x माइनस 6y बराबर 9। तो 4x के 4x माइनस 6y का 6y, ये प्लस के 9 है, इधर लेके आया तो माइनस के 9 और बराबर 0। समीकरण नंबर 2। ये दोनों समीकरण मेरे पास आ गई। अब करना कुछ नहीं, आपको जो दोनों समीकरण आपने बनाई, इन दोनों समीकरण की जो तुलना है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से करनी है, तुलना करनी है। अब यहां से मैं पूछूं a1 का मान, तो x का जो गुणांक होगा वो a1 होगा। a1 का मान कितना है 2, b1 का कितना है -3, c1 का कितना है -8। इसी तरह a2 का मान कितना है 4, b2 का कितना है -6 और c2 का कितना है -9। तो ये लाइन लिखनी है आपको, दिए गए समीकरणों की तुलना दो चर वाले रैखिक समीकरण से करने पर, रैखिक समीकरण से करने पर। अब हमें पता है दो चर वाले समीकरण क्या होता है, युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहां से मैं दोनों समीकरण से a1 का मान क्या लिखूंगा 2, तो यहां से a1 का मान कितना हो जाएगा 2। यहां से मैं b1 का मान क्या लिखूंगा, b1 का जो मान लिखूंगा मैं -3, और यही से मैं c1 का मान क्या लिखूंगा -8। अब दूसरे समीकरण से मुझे a2, b2 और c2 का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण नंबर 2 से मैं a2 का मान कितना लिखूंगा 4, तो यहां से a2 का मान मिल गया मेरे पास 4, b2 का मान मिल जाएगा मेरे पास -6 और c2 का जो मान मिलेगा वो -9। तो मेरे पास a1 का मान पड़ा है, b1 का पड़ा है, c1 का पड़ा है, a2 का मान पड़ा है, b2 का मान पड़ा है और c2 का मान पड़ा है। तो यहाँ से मैं a1 बटा a2 की लिख सकता हूँ, b1 बटा b2 भी लिख सकता हूँ और c1 बटा c2 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से a1 बटा a2 का मान है 2 बटा 4, a1 का मान 2, a2 का मान 4, तो a1 बटा a2 का मान आ गया 2 बटा 4। मैं इसको और सरल कर सकता हूँ, आगे 2 का भाग जा रहा है, इसकी जगह लिखूंगा मैं 1 बटा 2। तो मेरे पास a1 बटा a2 का मान कितना मिला 1 बटा 2। मैं इसी तरह b1 बटा b2 का मान भी ज्ञात कर सकता हूँ। b1 का मान है -3, b2 का मान है -6, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और ये भी आगे सरल हो रहे हैं। 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा और 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा। तो यहाँ से a1 बटा a2 का मान 1 बटा 2, b1 बटा b2 का मान भी 1 बटा 2। यहाँ से मैं c1 बटा c2 का मान भी ज्ञात कर सकता हूँ। तो यहाँ से c1 बटा c2 का मान -8 बटा 9, -9। तो माइनस माइनस कैंसिल, पीछे बच जाएगा 8 बटा 9। अब मैं 8 बटा 9 का सरलतम रूप नहीं लिख सकता हूँ और, तो यहाँ से a1 बटा a2 का मान 1 बटा 2, b1 बटा b2 का मान भी 1 बटा 2, c1 बटा c2 का मान 8 बटा 9। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a1 का मान, a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर है, और जो b1 बटा b2 का मान है वो c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। अब मैंने आपको बताया था जब ऐसी स्थिति हो जाए कि a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर आएगा और b1 बटा b2 का मान c1 बटा c2 के बराबर नहीं होता है, उस समय रेखाओं का कोई हल प्राप्त नहीं होता है और रेखाएं समांतर प्राप्त होती है और समीकरण का जो युग्म होगा वो आपका असंगत होता है। तो सवाल में आपको यही पूछा है कि समीकरण संगत है या असंगत। तो जब a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर होता है और b1 बटा b2 का मान c1 बटा c2 के बराबर नहीं होता है, उस समय रेखाओं का जो हल होता है वो कोई हल प्राप्त नहीं होता है, कोई हल प्राप्त नहीं होता है
और जब इसका आपको ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ के अंदर जो रेखाएं प्राप्त होगी वो समांतर रेखा प्राप्त होगी, और जो युग्म होगा वो आपका असंगत होगा। और आपको सवाल में यही पूछा है कि समीकरण जो दे रखा है इसका युग्म संगत है या असंगत। उतारो। आपका अगला दूसरा सवाल इसी का पहले का, 3x माइनस 2y बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 4। आपको बताना है जो ये समीकरण दे रखा है ये संगत समीकरण है या असंगत समीकरण, आपको इसकी जांच करनी है। तो वापस उसी तरह पहले की तरह करेंगे सवाल को। तो यहाँ से मैं 3x माइनस वाई, इधर बराबर के 2 है, बराबर के इधर लाने पर प्लस का निशान है तो इधर लाने पर माइनस का हो जाएगा, माइनस के 2 बराबर 0। दूसरा समीकरण 6x माइनस 2y बराबर 4 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6x माइनस 2y, इधर बराबर के 4 है, इधर प्लस का है, इधर लेके आने पर माइनस के 4 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। जो आपको ये दोनों समीकरण दे रखी है इन दोनों की आपको तुलना जो करनी है वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से करनी है। तो आपको लिखना है दिए गए समीकरणों की तुलना दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से करने पर आपको इन दोनों समीकरणों की तुलना करनी है। तो समीकरण 1 से a1 का जो मान होगा वो 3 होगा, तो यहां से मैं लिख सकता हूं a1 बराबर 3। तो यहां से b1 का मान, अब यहां देखना b1 का मान y है, जो y का जो गुणांक होता है वो b1 कहलाता है। और यदि मैं y को 1 से गुणा करता हूं तो y के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या b1 का जो मान होगा वो माइनस का 1 हो सकता है, और इसी तरह c1 का जो मान होगा वो माइनस का 2 होगा। यहां से a2 का मान 6 हो जाएगा, b2 का मान माइनस का 2 हो जाएगा, और c2 का जो मान होगा वो माइनस का 4 हो जाएगा। तो हमने बात दोनों समीकरणें थी, दोनों समीकरण की तुलना द्विघात 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से कर दी, और हमारे पास a1, b1, c1, a2, b2 और c2 का मान प्राप्त हो गया। तो यहाँ से मैं a1 बट्टा a2 का जो मान होगा वो 3 बट्टा 6 होगा। अब 3 बट्टा 6 का मैं सरलतम रूप और लिख सकता हूँ 1 बट्टा 2, तो मेरे पास a1 बट्टा a2 का जो मान आया वो 1 बट्टा 2 आया। इसी तरह मेरे पास b1 बट्टा b2, b1 बट्टा b2 का मान है माइनस 1 बट्टा माइनस के 2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, पीछे मेरे पास b1 बटा b2 का जो मान बचा वो 1 बटा 2 बच गया। इसी तरह मैं c1 बटा c2 का मान भी ज्ञात कर सकता हूँ। c1 का मान है माइनस का 2 और c2 का मान है माइनस का 4, फिर माइनस माइनस कैंसिल, इसका सरलतम रूप 2 के पार्ट में 2 आएंगे 1 बार और 4 आएगा 2 बार, तो मेरे पास c1 बटा c2 का मान मिलेगा 1 बटा 2। तो a1 बटा a2 का मान भी 1 बटा 2, b1 बटा b2 का मान भी 1 बटा 2 और c1 बटा c2 का मान भी 1 बटा 2। तो यहाँ से a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, और b1 बटा b2 का भी मान जो होगा बराबर होगा c1 बटा c2 के। ऐसा कब होता है? जब रेखाओं का हल अनेक प्रकार का या असीमित हल होता है, उस समय तीनों का मान बराबर होगा, और ग्राफ बनाओगे तो रेखाएं जो प्राप्त होती है वो समपाती प्राप्त होती है, और समीकरण का जो युग्म होता है वो संगत समीकरण होता है। तो ये आपका संगत समीकरण होगा, संगत समीकरण युग्म होगा। रेखाएं जो प्राप्त होगी वो समपाती होगी, और जो रेखाओं का हल होगा वो कोई हल नहीं होगा। ये आपका बोर्ड में 1 नंबर 2 नंबर का सवाल पूछ सकता है कि बताना आपको सवाल समीकरण संगत है या असंगत। अगला क्वेश्चन है
ग्राफ है आपका, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए, यानी कि आपको ग्राफ बनाना है। और ग्राफीय विधि के अलावा आपके कहीं पर लिखा आ सकता है आलेखीय विधि से हल कीजिए, तो बात एक ही है, ग्राफ और आलेख। तो आपको ग्राफ विधि से हल भी करना है, और हल करने के बाद आगे लिखा हुआ है हल की प्रकृति बतानी है कि ये ग्राफ किस प्रकार का है। तो सबसे पहले मैं हल की प्रकृति ज्ञात कर सकता हूँ समीकरण 1 से। समीकरण 1 मेरे पास है x प्लस वाई बराबर 3, तो यहाँ से मैं x प्लस वाई, ये प्लस का 3 है, इधर लेके आए तो माइनस का 3 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 दे दिया इसको। अब इसी तरह मैं समीकरण 2 भी ले सकता हूँ, 3x माइनस 2y बराबर 4, तो यहाँ से 3x माइनस 2y प्लस के 4 इधर लेके आए तो माइनस के 4 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास आ गई। इन दोनों समीकरण की तुलना मुझे करनी है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से करने पर। तो लिखना है दिए गए समीकरण की तुलना दो चर वाले रैखिक समीकरण से करने पर। आपको तुलना करनी है इन दोनों समीकरणों की। इन समीकरणों से मैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान ज्ञात कर सकता हूं। तो यहां से a1 का मान कितना होगा, x का जो गुणांक होगा वो a1 कहलाता है। तो यदि मैं x को 1 से गुणा करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो a1 का मान 1। इसी तरह b1 का मान भी 1 ही होगा, और c1 का मान माइनस का 3। तो मेरे पास a1 का मान पड़ा, b1 का पड़ा और c1 का पड़ा। इसी प्रकार समीकरण 2 से मैं a2 का मान 3, b2 का मान माइनस के 2 और c2 का मान माइनस के 4, दोनों मान आ गए मेरे पास। तो यहाँ से मैं a1 बट्टा a2 का मान लिख सकता हूँ 1/3, b1 बट्टा b2 का मान लिख सकता हूँ 1/-2, और c1 बट्टा c2 का मान लिख सकता हूँ -3/-4। अब यहाँ से बताओ क्या a1 बट्टा a2 का मान b1 बट्टा b2 के बराबर है क्या? नहीं है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a1 बट्टा a2 का जो मान है वो b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं है। और बताया था जब a1 बट्टा a2 का मान b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं होता है, उस समय जो हल होता है वो होता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल होगा। और ग्राफ बनाओगे तो रेखाएं प्रतिच्छेदी प्राप्त होगी, यानी एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। और जो रेखाओं का युग्म होता है, समीकरण का युग्म, वो होता है संगत समीकरण। तो ये तो थी हल की प्रकृति। अब आपको ग्राफ भी बनाना है। तो ग्राफ, पहला समीकरण लूंगा मैं x प्लस वाई बराबर 3। समीकरण 1 का मैं टेबल बनाऊंगा। ग्राफ बनाने के लिए मेरे पास कम से कम 2 मान बहुत ज़रूरी है, पर हम 3 मान निकालेंगे ताकि ग्राफ में कोई गलती ना हो। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर 3 लिखा मैंने। तो यहाँ से मैं x बराबर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से x प्लस वाई बराबर 3 है, मुझे यहीं से x का मान चाहिए। तो x बराबर के इधर जो संख्या होती है उसको आपको नहीं छेड़ना है, जो संख्या है उस संख्या को वैसे ही रखना है। तो बराबर के अंदर इधर 3 है तो 3 का 3, इधर ही प्लस का y है, इधर लाने पर माइनस का y हो जाएगा। तो मैं x बराबर क्या लिख सकता हूँ, 3 माइनस y। अब मुझे ग्राफ बनाना है और x y के मान ज्ञात करना है। तो यहां से मैं समीकरण 1 में यदि मैं y का मान रखता हूं तो क्या मुझे x का मान प्राप्त होगा? यदि मैं y का मान सपोज 0 रखता हूं तो 3 में से 0 गए तो 3, तो x का मान कितना प्राप्त होगा? 3 ही प्राप्त होगा। यदि मैं y का मान 1 रखता हूं तो 3 में से 1 गए तो 2, तो x का मान कितना प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा।
यदि मैं y का मान 3 रखता हूं तो 3 में से 3 गए तो 0, तो x का मान कितना प्राप्त होगा 0। तो सबसे पहले लिखना है समीकरण 1 में y का मान 0 रखने पर, तो x का x बराबर 3 का 3 माइनस y का मान कितना रखना 0, तो 0 रख दिया और 3 में से 0 गए तो 3, तो x का मान मुझे प्राप्त हो गया 3। ये कब हुआ? जब मैंने y का मान कितना रखा 0, तब मुझे x का मान कितना प्राप्त हुआ 3। तो इसकी टेबल में यहाँ पास में बना रहा हूं, ये x और ये y। मैंने जब y का मान 0 रखा तब मुझे x का मान 3 प्राप्त हो गया। इसी तरह मैं y का मान 1 भी रख सकता हूं, तो अब y का मान 1 रखने पर समीकरण x बराबर 3 और माइनस y का मान कितना रखना 1, और जब 3 में से 1 चला जाएगा तो 2, तो यहां से मेरे पास x का मान प्राप्त हो जाएगा 2। ये कब प्राप्त होगा? जब मैं y का मान 1 रखूंगा, उस समय मुझे x का मान 2 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार मैं y का मान 2 भी रख सकता हूं, 3 भी रख सकता हूं, तो y का मान 2 रखने पर समीकरण मेरे पास x बराबर 3 माइनस y, और x का x बराबर 3 और माइनस y का मान 2 रखा, तो x का मान मुझे प्राप्त हो गया 3 में से 2 गया तो 1। यानी जब मैंने y का मान 2 रखा उस समय मुझे x का मान 1 प्राप्त हुआ। ये थी आपकी समीकरण नंबर 1 की टेबल और इस 1 की टेबल के 3 मान। इसी प्रकार मैं समीकरण लेता हूं दूसरी, 3x माइनस 2y बराबर 4। इसकी भी मुझे टेबल बनानी है और इसके भी मान ज्ञात करने हैं। तो यहां से मैं आपको पूछता हूं कि 3x बराबर क्या लिखूंगा, तो 3x का 3x बराबर क्या, इधर 4 है तो 4 के 4, ये माइनस के 2y है, इधर लेके आए तो प्लस के 2y। ये मैंने 3x बराबर लिख दिया। यहां से मैं x बराबर क्या लिखूंगा, 3x से गुणा हो रहा है, इधर लाने पर भाग में चला जाएगा, तो 4 के 4 प्लस 2y के 2y और बट्टा 3। समीकरण नंबर इसको 2 दे दो। अगर मैं यहां पर y का मान रखता हूं तो क्या मुझे x का मान प्राप्त होगा? अब आपको बताना मैं y का मान क्या रखूं कि जो मान रखूंगा उसको मैं 2 से गुणा भी करूं, फिर 4 में जोड़ूं और जोड़ने पर 3 का भाग पूरा जाना चाहिए। अब बताओ मुझे y का मान यदि मैं 0 रखता हूं, सपोज तो 0 रखा तो 0 को 2 से गुणा किया तो 0 आएगा, और 0 में 4 जोड़ूंगा तो 4 आएगा, और 4 में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो आपको ऐसी संख्या रखनी है जिसमें 3 का भाग पूरा चला जाए। तो यदि मैं y का मान 1 रखता हूं तो 1 को 2 से गुणा किया तो 2 आएगा, और 2 में 4 जोड़ूंगा तो 6 आएगा, और 6 में 3 का भाग चला जाएगा। तो यहां से मैं y बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर 4 प्लस 2 और y का मान रख दिया मैंने 1 और बट्टा 3, तो x बराबर 4 के 4 प्लस 2 को 1 से गुणा किया तो 2 और बट्टा 3, 4 और 2 6 बटा 2 बराबर 2 हो जाएगा। ये कब हुआ? जब मैंने y का मान 1 रखा तब मुझे x का मान 2 प्राप्त हुआ। मैं समीकरण 2 की टेबल यहां बना देता हूं। x y, मैंने जब y का मान 1 रखा तब मुझे x का मान 2 प्राप्त हुआ। अब अगला मान मुझे बताओ मैं y का क्या रखूंगा कि मैं 2 से गुणा भी कर लूं, 4 जोड़ दूं, 3 का भाग पूरा जाना चाहिए। तो यह मैं आपको ट्रिक बताता हूं, जितनी संख्या भाग में होती है, या भाग में कितना 3 है, भाग में 3 है आपके यहां। पहले मैंने y का मान कितना रखा 1, जितनी संख्या भाग में होती है उतनी संख्या इसमें जोड़ दो। पहले मैंने 1 रखा, 1 में 3 जोड़ा तो 4 रखोगे तो आपका भाग पूरा जाएगा, रखो 4,
4 को 2 से गुणा किया तो 8, 8 में 4 जोड़ा तो 12 और 12 में 3 का भाग जाता है। तो यहाँ से y बराबर 4 रखने पर, तो यहाँ से x बराबर 4 प्लस 2 और y का मान 4 और बट्टा 4। तो इधर 4 के 4 प्लस 4 को 2 से गुणा किया तो 8 और बट्टा 4, 8 और 4 12 और 12 में 4 का भाग लगाएंगे तो आएगा 3। यानी जब मैंने y का मान 4 रखा तब मुझे x का मान कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। अगला मान क्या रखूंगा, अगला मान जो रखूंगा मैं, अब पहले मैंने y का मान 4 रखा, या भाग में 4 गुण 3 था, भाग में 3 हो जाएगा और 3 के अंदर जो भाग जाएगा वो आपके 4 बार जाएगा। यानी जब y का मान 4 रखा तो x का मान मुझे 4 प्राप्त हो गया, y का मान 4 और x का मान भी 4। अब y का मान पहले मैंने 4 रखा, अब y का मान भाग में 3 है तो मैं 4 में और 3 जोड़ दूंगा, तो अब की बार मैं y का मान 7 रखूंगा। तो y बराबर 7 रखने पर, तो x का x बराबर 4 के 4 प्लस 2 के 2 और y का मान कितना रखना है, 7 बट्टा 3। तो 4 के 4 प्लस 7 को 2 से गुणा किया तो 14 और बट्टा 3, 14 और 4 18, 18 बटा 3 और 18 के अंदर 3 का भाग जाएगा 6 बार। यानी जब मैंने y का मान 7 रखा तब मुझे x का मान कितना प्राप्त हुआ, 6। और हमने ये हल की प्रकृति भी इसकी ज्ञात कर ली, अद्वितीय हल होगा और ग्राफ हम बनाएंगे भी इसका, तो ये फिक्स हो गया कि रेखाएं प्रतिच्छेदी ही प्राप्त होगी और युग्म होगा जो संगत समीकरण होगा। और ये आपका इस ग्राफ का सरल कर दिया है। अब बनाते हैं हम ग्राफ, इतना उतारो आप। अब हमारे पास ये समीकरण 1 की टेबल ये है, समीकरण 2 की टेबल है। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। तो ग्राफ बनाने पर 2 अक्ष मुझे खींचना होता है, x और y। ये जो अक्ष होता है वो y अक्ष होगा और ये जो अक्ष होता है वो x अक्ष होगा। ये x हो गया, ये y अक्ष हो गया। यहाँ पर ये x डैश होगा और यहाँ पर ये y डैश होगा। और यहाँ पर जो होता है यह मूल बिंदु होता है 0। अब यहाँ से x का मान हाईएस्ट 6 है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 4 और 6। तो x का जो हाईएस्ट मान है वो 6 है और y का जो हाईएस्ट मान है वो 7 है। तो मैं इधर x और y पर 7 की तरफ से रेखा खींच लेता हूँ। यहाँ 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये y हमेशा x और y प्लस में चलता है, x डैश और y डैश जो दोनों होते हैं ये माइनस में चलते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 और 7। अब x डैश -1 -2 -3 -4 -5 -6 और माइनस के 7। इसी प्रकार यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। हालांकि हमारे पास मान जो है माइनस का नहीं है, खाली प्लस का ही है। तो यहाँ पर ही आपकी रेखा प्रतिच्छेद करेगी कोई बिंदु पर। तो पहले मैं समीकरण 1 की टेबल लेता हूँ। समीकरण 1 में जब x का मान 3 है उस समय y का मान 0 है, तो x का मान 3 ये रहा, सॉरी x का मान 3 ये रहा और y का मान 0 ये रहा। तो यहाँ रेखा प्राप्त होगी, 0 और 3 हो जाएगा। यहाँ पर पहला बिंदु यहाँ प्रतिच्छेद करेगा। दूसरा, y का मान जब 1 था उस समय x का मान 2 था, ये रहा y का मान 1 और x का मान 2। y का मान 1 और x का मान 2, ये रहा x का मान 2। फिर y का मान 2, तो ये रहा y का मान 2 और x का मान 1, तो ये रहा y का मान 2 और x का मान
1, तीनों मान पड़े हैं। इसी प्रकार यहां पर भी ये दोनों मान आपको शो करने हैं, और शो करोगे तो इसमें जो रेखाएं प्राप्त होगी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी, यानी एक रेखा दूसरी रेखा पर प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। यहां पर जो दोनों टेबल में मान है x और y का जो मान सारे मान प्लस में है, तो मैं यहां पर जब ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ का मैं x और y अक्ष लूंगा जो दोनों प्लस में ही है। यहाँ पर x का जो अधिकतम मान है वो 6 है और y का जो अधिकतम मान है 7 है, तो मैंने x का भी 7 ले लिया और y के भी 7 ले लिए। अब यहाँ पर x का मान 3 है और y का मान 0 है, तो ये रहा x अक्ष और ये रहा y अक्ष। x का मान 3 तो ये रहा x का मान 3 और y का मान 0 तो ये रहा 0, तो यहाँ आ गया x 3 और 0। दूसरा, जब x का मान 2 है उस समय y का मान 1 है, तो ये रहा x का मान 2 और y का मान 1 है, तो ये रहा ऊपर y, तो ये ऊपर हो गया 2 और 1। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3 और 0, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 और 1। अगला, जब x का मान 1 है उस समय y का मान जो है वो 2 है, तो ये रहा 1 और 2। ये समीकरण 1 के आलेख है। तो मैं अगर इन सबको मिलाता हूँ, मिलाने पर जो रेखाएं होगी वो ऐसी प्राप्त होगी, एक रेखा। इसी प्रकार मैं दूसरी टेबल का भी आलेख खींचूंगा। दूसरी टेबल में x का मान 2 है, तो x का मान ये रहा 2, उस समय y का मान 1 है, तो ये रहा y का मान 1, यानी दूसरी टेबल का भी यही ग्राफ आएगा। और दूसरी टेबल की जो रेखा होगी वो बिंदु 2, 1 पर प्रतिच्छेद करेगी। तो सवाल आपको ये भी पूछ सकता है, इस ग्राफ में रेखाएं किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो 2 और 1 पर प्रतिच्छेद करेगी, तो 2 और 1 इस ग्राफ का भी हो गया। इसी प्रकार अगला है, जब x का मान 4 है उस समय y का मान भी 4 है, तो ये रहा x का मान 4 और y का मान भी 4, तो ये रहा y का मान भी 4 हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ 4 और 4। फिर जब x का मान 6 है तब y का मान 7 है, तो ये रहा x का मान 6 और y का मान 7। मैं लिख सकता हूँ 6 और 7। मैं जब इनको भी मिलाऊंगा तो ये भी इसी प्रकार मिल जाएगा। ये दोनों रेखाएं यहाँ मिलेगी और ये दोनों रेखाएं जो है वो बिंदु 2 और 1 पर प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी और जब बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो इस ग्राफ का हल अद्वितीय हल होगा। रेखाएं प्रतिच्छेदी प्राप्त हो गई और समीकरण का जो युग्म होगा वो संगत समीकरण होगा। तो आपका ये ग्राफ है, ज़्यादा चांस में आपका अद्वितीय हल ही पूछा जाता है। इसके बाद हम कल दूसरी प्रश्नावली शुरू करेंगे।